Everyone, today we're going to learn about कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम CAPM भी बोलते हैं और इसको दूसरे नाम से जानते हैं शार्पी इंडेक्स मॉडल के नाम से। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसकी। तो जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये सबसे पहले डेवलप किया था विलियम एफ शार्पी ने। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल का जो दूसरा नाम है वो उन्हीं के नाम पे पड़ा, जो कि पड़ा शार्पी इंडेक्स मॉडल। तो कितना पढ़ा हमने कि जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है उसे विलियम एफ शार्पी ने बनाया और इन्हीं के नाम पे इस मॉडल का दूसरा नाम है शार्पी इंडेक्स मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये कैलकुलेट करता है कि अगर हमने सिस्टमेटिक रिस्क उठाना है किसी इन्वेस्टर ने, तो वो कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करेगा। मतलब मान लो तुम लोगों ने बैंक में अपने 10 रुपये जमा किए। ठीक है, तो बैंक में तुमको रिस्क क्या है? ज़ीरो। बैंक में तुमको ज़ीरो रिस्क है ना, ये है बैंक और इसमें तुमको रिस्क है ज़ीरो, लेकिन तुम्हें जो रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है 4%, है ना। तो अब मैं बोलती हूँ नहीं यार, तुम लोग मेरी कंपनी में पैसे लगाओ। ठीक है, तो मेरी कंपनी में अगर तुम लोग पैसे लगाते हो तो मेरी कंपनी में तुमको रिस्क रहेगा 1 का, लेकिन अगर तुम लोग 0 से लेके 1 रिस्क पे आ रहे हो तो फिर रिटर्न अगर मैं तुम लोगों को 4 पे दूँ तो तुम मेरे में पैसे लगाओगे नहीं। तुम बोलोगे दिमाग ख़राब है, हम बिना रिस्क के 4% को मारे हैं, तुम हमें 1 का रिस्क भी दे रही है फिर 4% दोगी? नहीं। तो मैं बोलती हूँ ठीक है 4 नहीं, तुम मुझसे ऐसे करो 20% ले लो रिटर्न। ठीक है, तो अब मेरे में पैसे लगाओ। तुम लोग लगाओगे? हाँ लगाओगे, है ना। तो अब ये जो तुमने रिस्क उठाया, सिस्टमेटिक रिस्क उठाया, है ना। वैसे सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क 2 टाइप के होते हैं, वो भी मैं तुमको फर्दर बताऊंगी, अभी डिटेल में समझाएंगे, अभी सिर्फ इसको यहाँ समझो। तो जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो तुमने 1 का उठाया, उसके लिए तुमने कितनी रिटर्न डिमांड की मुझसे, तुम्हें कितनी रिक्वायर्ड जो रिटर्न थी वो चाहिए थी इस रिस्क को उठाने के लिए, वही ये मॉडल कैलकुलेट करता है। CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, मतलब जो कैपिटल है हमारी या जो हमारा एसेट है उसको प्राइस करना मतलब उसकी कीमत पता लगाना कि उसकी जो रिटर्न है वो हमें कितनी मिलेगी अगर हम उसका रिस्क उठाते हैं। तो समझ आया? अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और इलेबोरेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब हम चलेंगे इसके मीनिंग पे। हम जब इसका मीनिंग देख रहे हैं CAPM का, तो CAPM शोज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स सिस्टमेटिक रिस्क। तो जो CAPM है वो शो करता है लीनियर रिलेशनशिप, ये जो कीवर्ड है ये ध्यान से देखना, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स सिस्टमेटिक रिस्क। अब लीनियर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ना। लीनियर रेट ऑफ रिटर्न ये होता है कि अगर मान लो कि तुम लोगों की अगर इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ की, मान लो तुम्हारी इनकम इंक्रीज़ की है ना, तो उसके साथ ही इनकम इंक्रीज़ की है, तुम लोगों का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करेगा। ये होता है, मतलब अगर एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे कि मान लो तुम्हारी हाइट अगर इंक्रीज़ हुई तो तुम्हारा वेट भी इंक्रीज़ होगा। इसे बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। तो CAPM जो मॉडल है वो ये दिखाता है कि लीनियर रिलेशनशिप है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में और सिस्टमेटिक रिस्क में। अब इसके एस्पेक्ट से समझते हैं तो वो ये कहता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर रिस्क ज़्यादा लेगा ना, सिस्टमेटिक रिस्क ज़्यादा उठाएगा, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसको रिटर्न मिलने की जो रेट ऑफ रिटर्न मिले वो भी ज़्यादा होंगी, है ना। आप ज़्यादा रिस्क कब उठाओगे? जब आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगी, है ना। आप क्यों कॉलेज बंक करके भागोगे? अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको अच्छी मिलेगी तभी ना, ऐसे थोड़ी भागोगे। तो इसीलिए जो सिस्टमेटिक रिस्क है ना, जिसे हम बेटा बोलते हैं, अगर जितना ये इंक्रीज़ करेगा उतना ही आपकी एक्सपेक्टेशन जो आप एक्सपेक्ट करते हो रेट ऑफ रिटर्न को वो भी इंक्रीज़ करेंगी। ज़्यादा रिस्क उठाने का मतलब हमको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो CAPM मॉडल यही बताता है। ठीक है, बिकॉज मार्केट रिवॉर्ड्स ओनली फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। जो मार्केट है ना वो सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क के लिए ही आपको रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड का यहाँ पे मतलब है रिटर्न। ठीक है, आपको जो मार्केट रिटर्न दे रही है ना ज़्यादा रिस्क उठाने के लिए, वो सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क उठाने के लिए ज़्यादा रिटर्न दे रही है, अनसिस्टमेटिक रिस्क उठाने के लिए ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रही मार्केट। ठीक है, अच्छा अब मैं बताती हूँ सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। वैसे तो मैं तुम्हें इसमें लिखवाऊंगी भी आगे, ठीक है, कि क्या होते हैं ये दोनों, बट यहाँ पे समझ लो। सिस्टमेटिक रिस्क वो जो कि पूरी मार्केट में है। आप मार्केट में चाहे रिलायंस का शेयर खरीद लो, टाटा का खरीद लो,
कोई भी फलानी कंपनी का शेयर खरीद लो, आपको इतना रिस्क तो मिलेगा ही मिलेगा। वो होता है सिस्टमेटिक रिस्क, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो मार्केट का नेचर ही है ना। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क वो है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप इग्नोर कर सकते थे। ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार, है ना। ये तो वही, आप लाल कपड़ा पहन के ना जाओ, आपके पीछे सांड नहीं भागेगा, है ना। लेकिन अगर आप लाल कपड़ा पहन के जा रहे हो और फिर कह रहे हो सांड मुझे मारे भी ना, ये तो फिर बच्चों वाली बात होगी, है ना। तो वही है जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है ना, इसको उस लाल कपड़े से याद रखो जिसे देख के तुम्हारे पीछे सांड भागेगा। इसलिए अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, सॉरी, अनसिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। इसे कंट्रोल किसे करोगे, मतलब मान लो कि मैं कह रही हूँ कि तुम मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी खरीद लो, रिस्क है ही है ना। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो रिस्क तो रहेगा, फिर चाहे टाटा की खरीदो रिलायंस की, ये हो गया सिस्टमेटिक रिस्क। लेकिन अगर तुम सारे के सारे पैसे टाटा में ही लगा रहे हो, जो सारे के सारे पैसे एक ही कंपनी रिलायंस में ही लगा रहे हो, और कल को मुकेश अंबानी जी इंग्लैंड जाके बैठ जाते हैं, तो आप तो गए ना भाई साहब, है ना। तो वही हुआ कि अनसिस्टमेटिक रिस्क वो है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, आप थोड़े से पैसे टीसीएस में लगा दोगे, थोड़े से टाटा में लगा, ना टाटा में लगा दोगे, थोड़े से आप लगा दोगे अपने रिलायंस में लगा दोगे, थोड़े से जो पैसे हैं वो अपने मार्क ज़करबर्ग भाई साहब को दे दोगे फेसबुक के लिए, है ना। तो फिर तो आपने, अब तीनों तो जाके इंग्लैंड में नहीं बैठेंगे ना एक ही दिन जाके, हो सकता है मुकेश का मन है वो चला जाए। तो इसलिए इस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए मार्केट आपको पैसे नहीं देती, मार्केट कहती है अपना दिमाग लगाओ, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है उसके लिए मैं तुमको पैसे क्यों दूँ, मैं तो उसके लिए तुमको रिटर्न दूंगी जो कि मेरी वजह से है, जो कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। अब मान लो कि तुमने मतलब तुम्हारे हाथ में था कि कल तुमको टेस्ट है ना, तुम्हारा क्लास में, तुमको पता है, तो तुम पढ़ के जाओ ना। फिर तुम्हें टीचर मतलब अगर तुम लोग पढ़ के ही नहीं गए, है ना, तो टीचर तो तुम्हें मारेगी ना। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि टीचर ने बोला सरप्राइज टेस्ट ले लिया तुम लोगों का, तो फिर वो तुम्हें इतनी डांट नहीं लगाएगी जितनी तब लगाएगी अगर उसने तुम्हें बताया था फिर भी तुम पढ़ के नहीं गए। इसलिए जो मार्केट है ना, ये उस टीचर की तरह है। अगर तो इसकी वजह से रिस्क हो रहा है, फिर वो तुम लोगों को रिवॉर्ड दे देगी, तुम लोगों को इतना नहीं डांटेगी, परेशान नहीं करेगी, उसके लिए आपको रेट ऑफ रिटर्न देगी, उसके लिए आपको रिवॉर्ड देगी। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क, अगर मार्केट ने तुमको बता रखा है कि ये रिस्क है और ये रिस्क तुम कंट्रोल कर सकते हो, पढ़ के जा सकते हो, अपने दिमाग लगा के ऐसे शेयर को अलग अलग मतलब अपने 10 रुपये अलग अलग शेयर्स में बांट के अपना रिस्क बचा सकते हो, उसको कम कर सकते हो, उसके लिए मार्केट आपको नहीं सहन करेगी, उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड या रिटर्न नहीं देगी। समझ आया? आई होप थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, आगे जाके और भी करेंगे, ठीक है। रुको, अब ठीक है ना। ओके, कहाँ थे? इन्वेस्टर कैन यूज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एज ए बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। अब जो इन्वेस्टर है वो बेंचमार्क मतलब एक बोल सकते हो पैमाना, है ना। बेंचमार्क मतलब पैमाने की तरह इस्तेमाल करेगा। मान लो 5 रुपये रिस्क है ना। 5 रुपये जो रिस्क है वो है टाटा में, और 10 रुपये रिस्क है रिलायंस में। लेकिन जो रिटर्न दोनों दे रही हैं वो दोनों 20-20 दे रही हैं, तो आप कौन सी वाली चूज़ करोगे, टाटा की या रिलायंस की? टाटा की करोगे ना, क्योंकि टाटा पे अगर आपको 20 रुपये कमाने हैं तो आपको कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है, 10 रुपये उठाना पड़ रहा है, लेकिन 5 रुपये उठाना पड़ रहा है। लेकिन वही अगर आप रिलायंस में 20 रुपये कमाना चाह रहे हो तो आपको 10 रुपये रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो आप टाटा की ओर जाओगे, क्योंकि आपने देखा कि जो रिटर्न है ना वो मुझे जो है वो कौन दे रहा है, ठीक है। मतलब बेंचमार्क मतलब आप रिटर्न को उठाएंगे। और अगर दोनों का रिस्क भी सेम हुआ, मान लो कि टाटा में भी जो रिस्क है वो 5 रुपये है और रिलायंस में भी रिस्क 5 रुपये है, तो जो रिलायंस आपको रिटर्न दे रही है वो 10 दे रही है, टाटा आपको 20 दे रही है, तो आप कौन सी वाले के साथ जाओगे? रिस्क तो सेम ही है ना, आप उसमें जाओगे जिसमें रिटर्न ज़्यादा मिल रही है, तो आप टाटा में जाओगे, ठीक है। इसीलिए आप रिटर्न को इस तरीके से एक पैमाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, जब आपको कोई भी सिक्योरिटी चूज़ करनी होगी। इफ़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज़ मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इट इंडिकेट्स दैट सिक्योरिटी इज़ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। मान लो तुमने 5 रुपये रिस्क उठाया, ठीक है। उसके लिए तुम चाहते हो कि यार मुझे 10 रुपये तो मतलब मिले ना रिटर्न में, रिवॉर्ड 5 रुपये रिस्क उठाने का रिवॉर्ड एटलीस्ट 5 रुपये ज़्यादा तो हो, टोटल रिटर्न 10 तो मिले। लेकिन तुम्हें जो तुम्हारी सिक्योरिटी तुमने चूज़ की वो 10 ना दे के 20 दे रही है, मतलब तुम्हारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न थी या रिक्वायर्ड रिटर्न थी, है ना, उससे ज़्यादा ही मिली ना। जो
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, जो 20 मिलने की एक्सपेक्टेशन है, वो जितनी तुम चाह रहे थे कि एटलीस्ट 10 तो मिले, उससे तो ज़्यादा ही है ना। जितना तुमने चाहा उससे ज़्यादा तुमको रिटर्न मिल रही है, इसका मतलब कि जो सिक्योरिटी है वो मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है, बाकी सिक्योरिटीज से ज़्यादा अच्छा कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है। सो इन शॉर्ट CAPM डिस्क्राइब्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ फॉर सिक्योरिटीज। ट्रेड ऑफ मतलब होता है उल्टा, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो जो CAPM है ना, वो यही बताती है कि कितना सिस्टमेटिक रिस्क उठाने के लिए कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कितनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करता है, या कितनी एक्सपेक्टेशंस है उसकी कि मुझे इतनी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे CAPM मॉडल का मीनिंग। अब हम लोग लिखेंगे इसकी अजम्पशंस। अगर तुम लोगों को इसके नोट्स चाहिए होते हैं ना यार, तो इसमें ना डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम का वो दिया होगा अपना लिंक, उस पर आके मुझे मैसेज करना, ठीक है। इधर उधर मत भागा करो, मुझे भी नहीं समझ आता तुम लोगों को, ठीक है ना। तुम बस मुझे वहीं पे मैसेज करना, हाँ इंस्टा पे करना, ठीक है। चलो जी, अब हम देखते हैं इसकी अजम्पशंस। तो जो सबसे पहली अजम्पशन है CAPM मॉडल की, वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी मार्केट है वो बहुत एफिशिएंट है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट के एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी मार्केट में, जितनी भी सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो रही हैं, बिक रही हैं, उनकी जो कंपनीज है ना, जो सिक्योरिटी मार्केट में जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ बेच रही हैं, उन कंपनीज के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्द और यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि कंपनीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। सब लोग सब जानते हैं, जो इन्वेस्टर है वो जितनी भी सिक्योरिटीज़ कंपनीज की लिस्ट है उन सब कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो सिक्योरिटी मार्केट है वो बहुत एफिशिएंट है। दूसरी जो अजम्पशन है वो ये है, दूसरा ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क एवर्स हैं और रैशनल है। मतलब जो इन्वेस्टर है वो रिस्क जो है उसे कम से कम करना चाहता है, और रैशनल इस तरीके से है कि वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और कम से कम रिस्क उठाना पड़े। तुम लोग चाहते हैं मुझे कम से कम थप्पड़ पड़े मम्मी से, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से घूम के भी आऊँ, ठीक है, उसके साथ घूम कर भी आऊँ। तो यही इन्वेस्टर का हाल है कि वो रिस्क से बचना चाहता है, पापा के जूते पड़ने से बचना चाहता है, रिस्क उठाने से बचना चाहता है, लेकिन रैशनल भी है। वो ये चाहता है कि ऐसा कौन सा तरीका ढूंढूं जिससे रिस्क सबसे कम हो और जो रिटर्न हो वो सबसे ज़्यादा मिले, ठीक है। थर्ड है कि जो मार्केट है वो परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट है। इसका मतलब ये, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कल को मुकेश अंबानी ने आके सिक्योरिटीज़ खरीद ली, उनके दाम हर्षद मेहता की तरह एकदम से बढ़ गए, है ना, और तुम लोग जो है वो देखते रह गए कि तुम्हारी सिक्योरिटी का प्राइस कहाँ से कहाँ चल गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे जो प्राइस है वो सेम रहेगा। किसी एक इन्वेस्टर की वजह से कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। फोर्थ सबसे अनरियलिस्टिक जो भी इन्होंने अजम्पशन दिया है वो ये है कि नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी इनकम टैक्स भी नहीं आपको देना पड़ रहा है इकोनॉमी में। वाह, होता है ऐसे नहीं ना, झूठी अजम्पशंस दे रखी है इन भाई साहब ने। कितने भी इन्वेस्टर हैं सबकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो होमोजीनियस है, मतलब एक ही जैसी है, और सभी इन्वेस्टर्स का एक ही माइंडसेट है कि हमें कम से कम रिस्क उठा के ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। और सेवेंथ है कि जो सिक्योरिटीज़ है वो इन्फिनेटली डिविजिबल हैं। जितना चाहो उतनी सिक्योरिटीज़ को तोड़ मरोड़ लो, हो सकता है एक शेयर का भी तुम आधा कर लो। इनका मतलब ये था, ठीक है। तो ये शार्पी भाई साहब अपनी दुनिया में थे, ये कहते थे आपको आधा शेयर लेना है हम वो भी देंगे, ठीक है। तो जो सिक्योरिटीज़ है ना वो इन्फिनेटली डिविजिबल है इनके अकॉर्डिंग इस CAPM मॉडल में। तो ये पढ़ ली हमने अजम्पशन। तो अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ CAPM मॉडल। The capital asset pricing model measures the relationship between the expected rate of return and the risk of investing in securities, beta that is systematic risk। तो वही घूम फिर के बात है कि ये रिलेशनशिप देखते हैं कि आप कितनी जो इन्वेस्टर है वो कितनी एक्सपेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न, कितना सिस्टमेटिक रिस्क उठाने के लिए ताकि वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे। This model is used to analyze securities and price them given the expected rate of return and cost of capital involved। ये जो मॉडल है ना ये एनालाइज करता है सिक्योरिटीज़ को,
ठीक है। हर एक जो सिक्योरिटी या शेयर मार्केट में जो भी शेयर्स बिक रहे हैं उनको देखेगा, एनालाइज करेगा। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि कितनी उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और कितना उनका रेट ऑफ रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि कितना रिस्क उठाने के बाद उन्हें कितनी प्राइस करना किसी भी शेयर को, मतलब कि अगर हम इतना रिस्क उठा रहे हैं तो हमें कितनी रिटर्न चाहिए। अगर मैं 5 का रिस्क उठा रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 10 की रिटर्न मिले। तो ये जो 10 का है ये प्राइस टैग हमने उस सिक्योरिटी के गले में लटका दिया, ठीक है। तो प्राइस देम गिवन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्ड, कि जो उस कैपिटल की कॉस्ट है और उसकी रेट ऑफ रिटर्न है उन दोनों को देखते हुए उस सिक्योरिटी को प्राइस करना। उस सिक्योरिटी को जो रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उससे कैलकुलेट करना किसका काम है? CAPM मॉडल का। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, और उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं सारा समझाऊंगी। तो CAPM का फॉर्मूला है RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या हमने डिज़ाइन डाले हैं। चलो, ये जो इतना सा है ना, जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इतना सा है ना, इसको पता क्या बोलते हैं? इतने से को बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है, इसको पता क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। समझ आई? ये हो गया मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये हो गया सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। और ये जो बला बची हुई है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी। रिस्क फ्री सिक्योरिटी, समझ आ गया? और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, इसको पता क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, अब समझो, एग्जाम्पल से समझाऊं पहले, है ना, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये है बैंक, ठीक है। बैंक में यहाँ पे हम लिखेंगे तुम्हारी रिटर्न ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे रिस्क जो तुम लोग लेना चाह रहे हो। बैंक कह रहा है मैं तुमको दे रहा हूँ 4% पर एनम, हर साल 4 रुपये दूंगा। रिस्क में तुम्हें 1 रुपया भी नहीं उठाने दूंगा, 0, ठीक है। अब वहीं पे आ गई हमारी सिक्योरिटी मार्केट, है ना, शेयर मार्केट। अब ये कह रही है कि यार मैं ना तुम लोगों को 4% की ज़रा ना 14% दे रही हूँ, ठीक है। बट जो रिस्क है ना वो तुमको 1% उठाना पड़ेगा। अगर तो हमें 0 से 1% रिस्क उठाना पड़ रहा है और फिर हमें 4 रुपये ही मिलते, तो क्या हम लोग लगाते वैसे सिक्योरिटी मार्केट में? अगर हमें यही 4 रुपये देते और ये भी 4 रुपये ही देती, है ना, तो फिर क्या हम लोग पैसे लगाते सिक्योरिटी मार्केट में? नहीं, दिमाग ख़राब है कि सेम पैसे लेने के लिए हम रिस्क उठा रहे, नहीं। लेकिन सिक्योरिटी मार्केट ने कहा ठीक है तुम लोग मुझ में पैसे लगाओ, मैं चाहे तुम लोगों को 1% रिस्क के साथ मिल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 4 से 14% दे रही हूँ, मतलब 10% एक्स्ट्रा दे रही हूँ तुम्हें बैंक से। तो मतलब अगर हमने 1% रिस्क उठाना था तो हमने 10% जो था वो ज़्यादा कितना डिमांड किया? ज़्यादा 10% रिटर्न हमने ज़्यादा डिमांड किया। अब मैं तुम लोगों को बोलती हूँ यार सिक्योरिटी मार्केट में थोड़ी मतलब सारे लगा देने हैं पोर्टफोलियो, ऐसे करो तो मैं एक ही कंपनी में लगा दो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ TCS में लगा दो भाई साहब, ठीक है। तो अब जो TCS में तुमको रिटर्न, मान लो TCS में तुमको रिस्क उठाना पड़ रहा है 5%। अब तुम लोग बोलोगे कि अगर तुम भी हमें 14%, TCS भी हमें 14% ही रिटर्न देती है, तो हम फिर यही सिक्योरिटी मार्केट पे रहती है ना 1% रिस्क के साथ, फिर हम लोग क्यों, जब मान लो 14% ही TCS तुमको रिटर्न दे रही है, तो तुम लोग TCS में पैसा लगाओगे या सिक्योरिटी मार्केट की डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में? रिलायंस में थोड़ा सा, TCS में थोड़ा सा, किसी में, ये इस हिसाब से जाओगे ना ताकि तुम्हारा रिस्क कम रहे। लेकिन वही TCS बोलती है यार नहीं, तुम ना मुझ में पैसे लगा दो और मैं ना तुमको जो रिटर्न दे रही हूँ वो 24% दे रही हूँ। अब लगाओगे TCS में?
हाँ लगाऊंगी, है ना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें रिटर्न ज़्यादा मिल रही है ना। अगर तुमने अपना रिस्क ज़्यादा लिया तो तुम्हें रिटर्न भी फिर ज़्यादा मिली। तो यही हिसाब है कि पहले तो हम देखेंगे रिस्क फ्री सिक्योरिटी, हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि हम कितनी रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हम चाहे कोई भी सिक्योरिटी उठा ले उसमें कम से कम उतनी रिटर्न तो मिले ही मिले जितनी हमें बिना रिस्क के बैंक में भी मिल रही है ना। अगर हम कोई रिस्क ना उठाते तो भी हमें 4% तो मिलता ही मिलता ना। तो ये होगी रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिटर्न। तो यहाँ पे 4%, कि अगर हम कोई भी रिस्क नहीं लेते तो भी हमें 4% तो मिले ही मिले, है ना। इसीलिए हम जो भी सिक्योरिटी चूज़ करेंगे वो ऐसी करेंगे कि एटलीस्ट वो 4% तो दे, क्योंकि जो अगर हम रिस्क नहीं उठा रहे थे तो 4% तो मिल ही रहा था ना। तो एटलीस्ट जो भी सिक्योरिटी चूज़ करेंगे उसमें ये 4% तो इंक्लूड हो ना, 4% तो दे, इससे ज़्यादा दे, 4 से नीचे ना दे, है ना। 4 से ज़्यादा दे तो 4% तो इंक्लूड होना ही चाहिए। तो ये आ गई रिस्क फ्री सिक्योरिटी। अब आगे बीटा। बीटा का मतलब जो रिस्क है मार्केट का, ये है मार्केट रिस्क। सॉरी, मार्केट का नहीं, कंपनी का था, ये टीसीएस का रिस्क था। कितना था हमारा? 5%, है ना। तो ये 5% जो रिस्क था ना, ये था कि अगर मैं टीसीएस में पैसे लगा रही हूँ तो मुझे कम से कम 5% का रिस्क उठाना पड़ेगा। अब आ गया आरएम माइनस आरएफ। ये जो दोनों टर्म्स मिला रहे हैं ना हम लोग, ये पता क्या है कि मार्केट ने जो हमें रिस्क दिया वो कितना था? 1%। ये आरएम क्या है? मार्केट रिस्क। घबराओ मत, समझो, समझ आ जाएगा। और ये है रिस्क फ्री। मतलब कि मार्केट में जो अगर हम पैसे लगाते तो हमें 1% रिस्क उठाना पड़ रहा था, तो ये वो 1% है। और अगर हम उसमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लगाते तो हमें 0% रिस्क उठाना पड़ रहा था। तो ये दोनों जो मैंने मार्केट रिस्क प्रीमियम बताया वो ये बता रहा है कि अगर हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को छोड़ के मार्केट में पैसे लगाते हैं तो हमें कितना रिस्क ज़्यादा आ रहा है और उस रिस्क पे कितना प्रीमियम आ रहा है। प्रीमियम मतलब कितनी रिटर्न। अगर मैंने बैंक में 0 रिस्क उठा के 4% कमाया तो सिक्योरिटी मार्केट में जैसे ही मैंने 1% रिस्क उठाया तो मुझे 10% ज़्यादा रिटर्न मिल गई, है ना। तो वही 10% ये है कि अगर मैंने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के ऊपर जाके मार्केट में पैसा लगाया, 1% रिस्क उठाया तो मुझे कितनी रिटर्न ज़्यादा मिली, वो ये है। ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया फिर? मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब समझ आ रहा है मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब कि मार्केट का जो रिस्क उठाया उस पर कितना प्रीमियम मिला, है ना। जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी थी उससे ज़्यादा मार्केट का रिस्क था 1%, लेकिन मार्केट का रिस्क उठाने पे मुझे कितनी ज़्यादा रिटर्न मिली थी? 10%, है ना। ये देखो ना, 4% से ज़्यादा मुझे 14% मिल रही थी ना। तो मुझे कितने रिटर्न में इजाफा हुआ? मेरी में 10% का इजाफा हुआ, 10% मुझे ज़्यादा रिटर्न मिली। तो ये था मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब ये आ गया सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ये पूरे का पूरा। अब ये तो मार्केट में पैसा लगाने का हमें जो रिस्क हुआ उसके ऊपर प्रीमियम था ना। लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ टीसीएस में लगाओ, एक कंपनी में लगाओ, तो टीसीएस का अपना रिस्क भी तो है ना 5%। तो ये वो है, ये 5% वाला रिस्क है। ठीक है। तो अब जो टीसीएस में पैसे लगा के हमें जितना प्रीमियम मिल रहा है 24%, वो है ये सारे का सारा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4% तो मुझे रिटर्न दे रही थी, बिना रिस्क के आ रही थी मुझे 4% रिटर्न। लेकिन जब मैंने टीसीएस में पैसे लगाए तो मुझे कितनी आई? 24%। तो दोनों को मिला के मुझे ओवरऑल 28% की रिटर्न चाहिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी मार्केट में उतरूं और फिर टीसीएस के शेयर लगाऊं, उसका रिस्क उठाऊं, तो मुझे कितना टीसीएस का शेयर प्राइस चाहिए, शेयर पे रिटर्न चाहिए? 28%। समझ आया? 4% तो तब था जब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रहा था, तब भी मिल रहा था। तो 4% तो मुझे तब भी मिल रहा था ना। तो अगर मैं रिस्क उठाऊं तो भी मुझे 4% तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर जब मैंने टीसीएस में लगाया तो मुझे कितना ज़्यादा मिला? 24%। ठीक है, 24% मुझे ज़्यादा रिटर्न मिला। तो अगर मुझे शेयर मार्केट में उतर के रिस्क उठाना है टीसीएस कंपनी के शेयर लेके, तो मुझे कितनी रिटर्न चाहिए? कितनी जो इन्वेस्टर है वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है? 28%।
समझ आया? आई होप इतना थोड़ा सा समझ आया होगा, वरना इसको रिवाइंड करके देखना तो मैं फिर से समझ आएगा। तो अभी ये जो फॉर्मूला था ना, अब इसमें हमने जितने लिखे हैं कि जो रिस्क फ्री रिटर्न है ना, बीटा है या मार्केट सिक्योरिटी प्रीमियम है या सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है, ये क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, इसकी एक एक टर्म को हमें एक्सप्लेन करना है अगर तुम्हें 16 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, उसके भी सारे नोट्स मैं यहाँ पे बनवा रही हूँ तुम लोगों के। और अगर ये नोट्स चाहिए देन तुम लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हो इंस्टा पे। अभी हम देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीएम फॉर्मूला, ये जितने कंपोनेंट्स थे वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला साफ करके लिखा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री प्रीमियम, बीटा, और ये क्या था, मार्केट रिस्क प्रीमियम। और अगर बीटा और मार्केट रिस्क प्रीमियम दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा सिक्योरिटी मार्केट प्रीमियम। ये पूरे वाला सिक्योरिटी मार्केट प्रीमियम, ये था मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये हो गया सिक्योरिटी मार्केट प्रीमियम। और अगर इसको इसमें डिज़ाइंस में ना बना के, मतलब ऐसे मतलब सिंबल्स में ना बना के, वर्ड्स में ना लिख के तुमको सिंपल लिखना हो इसका फॉर्मूला, तो वो क्या होगा, तो फिर ये हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्रीमियम प्लस बीटा, और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, यही फॉर्मूला है जो कि मैंने ऐसे वर्ड्स में यहाँ पे लिख के बताया तुम लोगों को। ठीक है, अब हम इसका एक एक कंपोनेंट उठाएंगे, जैसे कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है उसको डिस्क्राइब करना, रिस्क फ्री प्रीमियम क्या होता है, बीटा क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करोगे तभी 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर टू मूव टू सिक्योरिटीज फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज एज रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग सिस्टमेटिक रिस्क। कि अगर कोई भी इन्वेस्टर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज से उठ के दूसरी सिक्योरिटीज़ पे जाता है जहाँ पे उसे सिस्टमेटिक रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो जितना वो रिवार्ड चाह रहा है उसी रिवार्ड को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब हम दूसरा देखेंगे कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ क्या होती है या रिस्क फ्री प्रीमियम क्या है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट विद जीरो रिस्क बाय इन्वेस्टर। कि अगर वो कोई भी रिस्क नहीं उठा रहा तो फिर वो कितनी कम से कम जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ना तुम लोगों को, कहाँ गया ये बैंक वाला सीन, देखो कोई रिस्क नहीं उठा रहा फिर भी वो कितनी रिटर्न मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा है, एटलीस्ट 4% एक्सपेक्ट कर ही रहा है। तो फिर ये था हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके आगे। तो बीटा क्या है, द मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट। अब जो मार्केट है उसमें रिलायंस, टीसीएस है ना, विप्रो, इन सबकी सिक्योरिटीज़ बिक रही थी तो सबका अपना अपना रिस्क था, तो मार्केट सबका रिस्क जो रख रही थी वो थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम बीटा की बात करें वो टीसीएस का सिस्टमेटिक रिस्क है ना, कि अगर हमने किसी एक कंपनी की सिक्योरिटी में पैसे लगा दिए तो उसका सिस्टमेटिक रिस्क है, जो उसमें जो वॉलेटिलिटी आ रही है उसी को हम बोलेंगे बीटा। तो अगर तो बीटा 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि मार्केट में रिस्क है ही नहीं, मार्केट जो है वो सेंसिटिव ही नहीं है। अगर जो बीटा है वो 1 से कम है या 1 के जितना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक है, तो फिर क्या है, जो मार्केट की जो सेंसिटिविटी है, मार्केट का रिस्क जो है वो कम है। तो अगर b इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब कि जो मार्केट का जो रिस्क है वो उतना ही है जितना कि एक उस सिक्योरिटी का होगा जिसमें जो आप कम से कम मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर जो बीटा है वो 1 से आगे चला गया, इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी हेर फेर हुआ नहीं कि आपका रिस्क एकदम से फ्लक्चुएट करेगा, एकदम से बीपी की तरह हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। सेम एज मार्केट का मतलब जितनी आपको रिटर्न है उतना ही आपका रिस्क है। लेकिन अगर हाई मार्केट सेंसिटिविटी है तो इसका मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत सेंसिटिव है, एक छोटी सी छोटी चीज़ भी हिला के जो वॉलेटिलिटी आएगी उसके प्राइसेस में वो बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। कि हम बात कर रहे हैं बीटा की, और बीटा कुछ नहीं है, रिस्क ही है। ठीक है, वॉलेटिलिटी है जो कि रिटर्न में आ रही है। तो मार्केट जो सिस्टमेटिक रिस्क है इसको मार्केट रिस्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनहेरेंट टू एंटायर इक्विटीज मार्केट एज अपोज टू बीइंग स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। मार्केट रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क इसलिए, सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट में चाहे जितनी भी कंपनीज हो, टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, या कोई और भी कंपनी है जैसे कि पिरामल ग्रुप है ना,
तो उन सभी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि रिसेशन या वॉर, अभी तुम देख रहे हो यूक्रेन में और है ना रशिया में वॉर चल रही है, तो काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं, जैसे कि जो हमारी रिलायंस है ना, वो पेट्रोलियम पे भी डील करती है, तो अगर उसका पेट्रोल पे असर पड़ रहा है ना, तो वहीं अगर मान लो कि हमारी एक और कंपनी है इंडियन ऑयल, है ना, उसका भी पेट्रोल पे असर पड़ रहा है, तो ये वॉर का जो असर है ना, ये सारी कंपनीज पे पड़ रहा है। तो जब सारी कंपनीज पे पड़ रहा है, तो वो किसी एक कंपनी के लिए तो नहीं ना वो रिस्क हुआ, वो सारी मार्केट का रिस्क हुआ ना। जो सारी मार्केट का रिस्क होता है उसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, और इसको हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके ख़त्म नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल होता है, ये होगा ही होगा। और मार्केट सिर्फ इसके लिए रिवॉर्ड देती है, अपने रिस्क के लिए। क्यों? क्योंकि अब देखो जैसे वॉर हो रही है ना, अब इंडियन ऑयल चाहे वो रिलायंस का पेट्रोल हो, अब पेट्रोल तो महंगा होगा ही होगा ना, चाहे आप कौन सी भी कंपनी, आपने बोला चलो मैंने रिलायंस में पैसे लगा दिए तो अब पेट्रोल महंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका रिलायंस पे भी उतना ही असर पड़ा है वॉर का, और उतना ही इंडियन ऑयल पे पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी मार्केट का रिस्क है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके, और ये सिस्टमेटिक रिस्क होता है और मार्केट सिर्फ इसके लिए रिवॉर्ड देती है। और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये सिर्फ एक कंपनी का होगा या किसी एक इंडस्ट्री का होगा, और इसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके आप लोग कम कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि जब कोविड हुआ था, है ना, कोरोना का टाइम आया था, तो तब पेंडेमिक में क्या था कि ऑटोमोबाइल की सेल सबसे कम हो गई थी। जो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की थी ना, सिर्फ उस पे ये रिस्क पड़ा था। लेकिन जो इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल की थी, मेडिसिन की जितनी भी इंडस्ट्री थी दवाइयों की, वो तो बड़ी अच्छी फ्लरिश की, क्योंकि कोरोना में सबको दवाइयाँ चाहिए थी, दवाइयों के शेयर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वही जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो गिरती जा रही थी। तो ये जो सप्लाई चेन की शटडाउन हुआ था, या फिर ऐसे कुछ जो रिस्क होते हैं ना, वो होते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे, दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आपको बोला जाता है जो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसमें से 50 रुपये एक इंडस्ट्री में लगाओ, 50 रुपये दूसरी इंडस्ट्री में। ये ज़रूरी नहीं है दोनों की दोनों डूबेंगी, हो सकता है एक चढ़ी हुई हो। ठीक है, उसी तरीके से ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है इसको आप कम कर सकते हो, और ये सिर्फ कंपनी और इंडस्ट्री के स्पेसिफिक होता है, पूरी मार्केट का रिस्क नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को कोरोना की एग्जांपल देके बताया। तो ये हो गया हमारा बीटा। अब हमारा बचा जो लास्ट कंपोनेंट हमारे फॉर्मूला का, जो था मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये सब हम देख चुके हैं इन तीनों को, अब हम देखेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है। मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है कि जो हमने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को छोड़ के दूसरी सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट की थी जहाँ पे रिस्क था, है ना, तो फिर जो हमने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को जो छोड़ा, उसके रिटर्न से हमें कितनी ज़्यादा रिटर्न मिली। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ना कि 4 पे तो हमें ज़ीरो रिस्क पे 4 पे बैंक दे रहा था, लेकिन जब हमने इनको छोड़ के 1% रिस्क उठाया, तो फिर हमें जो दूसरी सिक्योरिटीज़ थी उसने कितनी रिटर्न दी? 14%। 10 रुपये से हमें इंक्रीमेंट मिला ना। तो वही चीज़ है कि जब हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ को छोड़ के रिस्क वाली सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएंगे तो हमें कितनी एक्सेस रिटर्न मिलेगी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज से, उसे बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ CAPM मॉडल। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। ठीक है, तो समझो अब इस डायग्राम को। ठीक है, देखो इधर है हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, इधर दे रखा है हमें बीटा। तो क्या है ना कि यहाँ पे बीटा बिल्कुल ज़ीरो है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, यहाँ पे बीटा 1 हो गया कि इक्वल टू मार्केट हो गया, और ये हो गया 2.0, बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट से। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ जो है वो हमें इतनी रिटर्न तो दे ही रही है ना, लेकिन CAPM मॉडल बता रहा है कि जैसे जैसे हमने अपना रिस्क जो है वो ज़्यादा लिया है ना, ये देखो बीटा इंक्रीज़ किया, आ गए ना 0 से 1 पे, उसी तरीके से जो हमारी रिटर्न थी वो भी 0.0 से ऊपर इंक्रीज़ कर गई। लीनियर रिलेशनशिप, जितना हमें बीटा हमने इंक्रीज़ किया उतना ही हमारा रिटर्न जो है उसकी एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज़ हुआ। अगर हम रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हम रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, यही। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा मार्केट रिटर्न, इसे बोलते हैं CAPM ग्राफ। सिंपल सा इसमें ये बताया जा रहा है जैसे जैसे हमारा रिस्क इंक्रीज़ हुआ, बीटा 0 से 1 आया, उसी तरीके से जो हमारा
रिटर्न था वो भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी जो इतना दे रही थी उससे ज़्यादा कितना मिला हमको, इतना हमें ज़्यादा रिटर्न मिला। क्यों? क्योंकि हमने बीटा उठाया था। ठीक है, इसलिए रिस्क उठाने पे हमें जितनी एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं रिटर्न, वो है हमारा CAPM ग्राफ। तो ये था इसका ग्राफ। अब हम देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ CAPM। पहला ड्रॉबैक तो यही है कि जो रेट्स हैं जो कि हमने रिस्क फ्री के बताए थे वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। मैंने बताया था बैंक में आपको रिस्क नहीं है लेकिन आपको 4% रिटर्न मिल रही है, लेकिन वो 4% कब तक हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बता दे कि नहीं जी ये जो दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया, तो आप ऐसे करो कि इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नीचे गिरा दो ताकि लोग अपने अकाउंट में से पैसे निकाले। हो सकता है तुम्हारा 4% से 2% रिटर्न आ जाए, वो फ्लक्चुएट कर सकती है। तो RBI की मर्जी है ना वो कितनी रेट ऑफ रिटर्न रख रहा है ना बैंक की। तो वही है कि ये जो रेट होते हैं ना रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, फ्रिक्वेंटली करते हैं। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि जो रिस्क फ्री रेट है ना वो रियलिस्टिक नहीं है। कैसे नहीं है? तुम बोल रहे हो बैंक में हमने पैसे रखे हैं तो वो सेफ है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? अगर बैंक ही कल को डूब जाए, है ना, जैसे कई सारे बैंक होते हैं, उसमें देखा नहीं तुमने, ये पंजाब कोऑपरेटिव बैंक था, पता नहीं कौन सा था, है ना, उसमें कितने लोगों के पैसे गए थे, कईयों को तो हार्ट अटैक आ गया था। तो वही बात है कि बैंक भी सेफ नहीं है। तुम्हें भी पता है अगर तुम्हारे एक बैंक में पैसे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख का क्लेम तुम ले सकते हो, उससे ज़्यादा तुमको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल रिस्क फ्री तो ये भी नहीं हुआ फिर, है ना। तो ये तो फिर तुम्हारी अजम्पशन ही अनरियलिस्टिक हो गई। और जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन बीटा, कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि रिस्क कितना, आप किस बेसिस पे उसको डिटरमाइन कर रहे हो ये तो बताओ। आप बोल रहे हो कि 1% रिस्क है, 2% रिस्क है, कौन से बेसिस पे? खुद से तुक्के मारी जा रहे हो? कोई उसका बेसिस है कि कितने % रिस्क है? इसीलिए डिटरमाइन करना बीटा डिफ़िकल्ट रहता है। तुम लोगों ने बोला था कि जो मार्केट है वो बहुत एफिशिएंट है, लेकिन नहीं। फोर्थ है इनसाइडर ट्रेडिंग। काफ़ी ज़्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की जो खुफिया खबरें होती हैं वो जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पहले पता लग जाती है। मार्केट में जो आम दुनिया होती है, आम इन्वेस्टर होता है छोटा मोटा, उसको तो बहुत देर बाद पता लगती है ना। तो इसीलिए मार्केट पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है, जिसकी जितनी पहुंच है वो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख के बैठा है। फिफ्थ है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट तो रहती ही रहती है। अब तुम लोग शेयर बेचते हो खरीदते हो तो उस पर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट तो लगती है ना। ये तो आपने अनरियलिस्टिक असम्पशन ली थी कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट नहीं होगी, इनकम टैक्स नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसलिए ये जो दो अनरियलिस्टिक असम्पशंस हैं वो भी इस CAPM मॉडल का ड्रॉबैक बन जाती हैं। ठीक है, तो ये थे इसकी ड्रॉबैक्स। अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारा मॉडल ख़त्म। तो कंक्लूजन में जो CAPM मॉडल है वो हमको हेल्प करता है ये समझने में कि किस तरीके से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का रिलेशनशिप सिस्टमेटिक रिस्क के साथ है, जब उसे कंपेयर करना हो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के साथ, है ना। कि रिस्क फ्री को छोड़ के जब हमने रिस्क उठाया तो फिर हमें कितना हमारे रिटर्न में इजाफा हुआ। ठीक है, वो हमें बताएंगे CAPM मॉडल किस तरीके से एसेट को प्राइस किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका मॉडल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। चलो बाय बाय।